बोडो माहिदे के बाद वजीर आजम मोदी की असम के कोकराझार में तारीखी रैली। बोले असम मुखालिफ और मुल्क दुश्मन जहनियत को मुल्क नहीं करेगा बर्दाश्त। असम तनाज़ा हल न कर पाने के लिए पीएम की अपोजिशन पर तनकीद। कहा सियासी पार्टियों ने की बगावत, नाकाबंदी और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को किया नजरअंदाज। हुकूमत ने नए ढंग से मसले का निकाला हल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुंबई में सनतकारों से की मुलाकात। कहा अगले बरस तक माली खसारे को 3.5% तक लाने के लिए अहद बस्ता है हुकूमत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा। मरकजी वजीर हर्षवर्धन से कांग्रेसी अरकान पार्लियामान ने की धक्का मुक्की। बीजेपी ने की मजम्मत, मुआफी का मुतालबा किया। निर्भया मामले में हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने मुजरिमों की अलग अलग फांसी की नहीं दी थी इजाजत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग कल। चुनाव कमीशन ने किए जबरदस्त इंतजामात। वोटरों की आसानी के लिए उठाए गए बहुत से इकदाम। डिफेंस एक्सपो में 200 से जायद मुआहदों पर दस्तखत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश को उभरना चाहिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसाम के कोकराझार में बोडो लोगों के दरमियान तारीखी समझौतों के जश्न में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मरकज, असम रियासत और बोडो की 4 तंजीमों के दरमियान सैरुकी समझौता 27 जनवरी को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। वजीर आजम के कोकराझार पहुंचने पर बोडो के लोगों ने रिवायती अंदाज में फोक डांस के जरिए उनका शानदार इस्तकबाल किया। बोडो असम की बड़ी आबादी में से एक काबिल लिहाज आबादी मानी जाती है, जो असम के शुमाल में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसती है। कोकराझार, चरांग, बक्सा और अदालगंडी इलाके में तकरीबन 30% की आबादी बोडो लोगों की है। इस मौके पर वजीर आजम ने एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि अब हुकूमत की कोशिश है कि असम मुआहदे के शर्त 6 को जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। उन्होंने मुआहदे की तारीफ की। असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत, असम हुकूमत और बोडो तहरीक से मुतालिक तंजीमों ने जिस तारीखी मुआहदे पर इत्तफाक किया है, उसके बाद अब कोई मुतालबा बाकी नहीं रह गया है। शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब
विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। पीएम ने कहा कि बीटीसी, असम हुकूमत और मरकज मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का उसूल आगे बढ़ाएंगे। इससे असम मजीद बाइख्तियार होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा मजबूत होगा। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ श्री हगरमा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और वजीर आजम ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि अब उसे माजी के मसाइल में उलझकर नहीं रहना, मुल्क मुश्किलात और मसाइल का हल चाहता है। 21वीं सदी का भारत अब यह दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना है। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है, जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने शुमाल मशरक के जज्बात को समझा और उनकी उमंगों का ख्याल किया। जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, हमने विश्वास पैदा किया, उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा लोग उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे, अब यहां लगभग पूरी तरह शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। वजीर आजम मोदी असम के कोकराझार पहुंचने से कबल गुवाहाटी पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर गवर्नर जगदीश मुखी, वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बासवा ने वजीर आजम की क़यादत की। 27 जनवरी को वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में एक अहम मुआहदा किया गया था। मुआहदे के 2 दिन बाद ही NTFB के मुतादिद ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले 1615 कैडेट्स खुद सुपुर्दगी करते हुए मरकजी धारा में शामिल हो गए थे। इस तरह असम अमन व तरक्की की सिमत में एक नए बाब का आगाज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। दरअसल एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के डंडे मारने वाले बयान का जिक्र किया और उन पर तनकीद की। स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी रुकने पार्लियामान मानिकम टैगोर हर्षवर्धन की कुर्सी तक जा पहुंचे और दोनों में बहस होने लगी। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। Is it the way to behave in parliament? They are trying to come to physically attack a minister. This is height of
गुंडाइज्म एंड दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड। मैन हैंडलिंग और मंत्री तक आना ये तो बहुत खंडनीय है। हम स्पीकर साहब से मांग करते हैं जो सदस्य ऐसे वक्तव्य किया है उनके ऊपर एक्शन हो जाए। अत्यंत ही शर्मनाक और आज जिस प्रकार की यह घटना घटी है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक बड़े नेता होने के नाते अपना बचकाना व्यवहार किया, वो एमपी आकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो जवाब दे रहे थे उनके सामने वो मारने के लिए आ गया। इसलिए राहुल गांधी जो प्रोवोक किया है उनको सस्पेंड करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। राहुल गांधी माफी मांगे। घोर आपत्तिजनक है और जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन जब राहुल जी के सवाल का उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी आपने जो प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है वो आपत्तिजनक है और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। तभी विपक्ष के कांग्रेस के लोगों ने आकर के प्रहारात्मक रूप में हर्षवर्धन जी के समक्ष जो व्यवहार किया वो अशोभनीय है और मुझे लगता है कि राहुल जी के साथ साथ उनके सांसदों को भी माफ़ी मांगना चाहिए। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कौमी सेहत मिशन के तहत 2 नेशनल सेंटर्स कायम किए गए हैं जिनको 270 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। इन इलाकाई मराकज़ के जरिए हर तरह की तिब्बी सहूलतें फराहम कराई जा रही हैं। We have created 2 national centers for aging, and these are at Madras Medical College and AIIMS. They are in the various, and for each of these centers we have provided 270 crores each to these 2 places, and then also we have created 19 regional geriatric centers, and in these regional geriatric centers we have 30-bedded indoor patient department, physiotherapy labs and specialized manpower, and we give 4 crore to each of the centers. Then also at 713 district hospitals in the country, we have provided this total support for the creation of 10-bedded geriatric wards and physiotherapy labs, etc. through the National Health Mission. मगरबी बंगाल के बीजेपी अराकीन पार्लियामान ने रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम और मजालिम से मुतालिक मामलात में इजाफे का इल्जाम आयद करते हुए संसद भवन अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने मुजाहिरा किया, जिस पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने मुजाहिरीन से बातचीत की। हमारे साथ बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी हैं। मैडम, किस इशू को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बंगाल में महिला के ऊपर एक के बाद एक जो महिला को रेप करके जिंदा जला दे रहे हैं, उसमें विचार किसी को नहीं मिलता है। ममता बनर्जी सीए का ऊपर रास्ता में विरोध कर रहे हैं, तब परमिशन मिलता है। जब विचार के लिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं रास्ते में इंसाफ के लिए, तब हमें कुछ नहीं करने देते हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? दिलीप घोष जो बीजेपी के सांसद हैं और वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, कहाँ ये घटना घटी? बालूरघाट गंगारामपुर में अपने ही कार्यकर्ता टीचर थी, उनकी जमीन के ऊपर से जबरदस्ती रास्ता ले जाया गया था। उन्होंने आधा रास्ता छोड़ा, उनका पूरा जमीन लेने के लिए वो चक्कर में थे, उन्होंने मना किया तो उनको रस्सी बांध करके दोनों महिलाओं को रास्ता में घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। इस प्रकार लगातार घटना घटे। कुछ दिन पहले वहाँ एक लड़की की बलात्कार हत्या हुई है। पूरा बंगाल में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है और कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। इसका खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती रही है और अब बलात्कार की घटनाएं और घरों को कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह कहीं न कहीं चिंता का विषय है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो गांधी स्टैच्यू पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और शहर तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है। अब इसकी समाअत पीर को होगी। वकील और समाजी कारकुन अमित साहनी की तरफ से दाखिल अर्जी पर अदालत ने समाअत करने का फैसला किया था। उनकी तरफ से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते खुलवाने का मुतालबा भी किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मसले पर तशद्दुद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के जरिए निगरानी की जाए। शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से धरने पर बैठे हुए हैं। ये अहम सड़क दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना लाखों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। निर्भया इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज देने वाली मरकज की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अब 11 फरवरी को समाअत करेगा। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने
चारों मुजरिमों की फांसी पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के ओएसडी को सीबीआई के जरिए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि एक ऑफिसर जो आजकल जीएसटी में तैनात है और मेरे यहाँ ओएसडी भी रहे हैं मेरे 5 साल, उनको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये सीबीआई ने ठीक किया है और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल भी बन सकें। बीजेपी रुकन पार्लियामान जीवीएल नरसिम्हा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को मुआफी मांगनी चाहिए। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अवैध प्रोटेस्ट हैं, बिना कोई परमिशन लिए हुए इस प्रकार 50 दिन तक ये चल रहा है। यह इस प्रकार के ड्रामा सरकार इसको एक्सपोज कर रही है। इसके पीछे कई राजनीतिक दलों का सीधे तौर पर हाथ है। इसमें आम आदमी पार्टी के अमीनुल्लाह खान, अरविंद केजरीवाल, इन सब का समर्थन प्राप्त है। और सरकार ऐसे प्रोटेस्ट कुछ चंद लोगों की प्रोटेस्ट के कारण सरकार अपने रीति नीति या सोच नहीं बदलेगी, इनको वहां से उठकर जाना होगा। दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा दिल्ली असेंबली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म हो रही है। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए कल पूरी ताकत झोंक दी। इंतखाबात खुश उसलूबी से कराने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इंतखाबी एहलकारों और दीगर लोगों के बर वक्त ड्यूटी पर पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की खिदमत शनिचर की सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। और इस बीच दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और कल दिल्ली के 70 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। इस मरतबा दिल्ली के इंतखाबी मैदान में कई वीआईपी उम्मीदवार भी मौजूद हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हिस्ब इख्तिलाफ के लीडर विजेंद्र गुप्ता रोहिणी असेंबली हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटपड़गंज सीट से आम आदमी के उम्मीदवार हैं मनीष सिसोदिया। कपिल मिश्रा मॉडल टाउन से बीजेपी के लिए मैदान में हैं। अलका लामा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक से आतिशी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कालकाजी से। आरपी सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं राजेंद्र नगर से। राम नवाज गोयल आप के लीडर हैं शादरा से। गोपाल राय आप लीडर हैं बाबरपुर से। सौरभ भारद्वाज हैं आपके उम्मीदवार ग्रेटर कैलाश से। शिखा राय हैं बीजेपी उम्मीदवार ग्रेटर कैलाश से। योगेंद्र चंदोलिया हैं बीजेपी से करौलबाग हलके से। राघव चट्टा हैं आपके उम्मीदवार राजेंद्र नगर से। हारून यूसुफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बल्ली मारान से। आदर्श शास्त्री कांग्रेस उम्मीदवार द्वारका से इंतखाबी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसीलिए शहरियों को पोलिंग मराकज़ पर दस्तयाब बुनियादी सहूलियात के बारे में मालूमात होनी चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन और दिव्यांग के लिए रैंप, रजाकारों के लिए सहूलतें, राय दहिंदगान के लिए हेल्प डेस्क, पीने का पानी, छोटे बच्चों के साथ खवातीन राय दहिंदगान के लिए क्रैच की फ्राहमी, एमरजेंसी इस्तेमाल के मेडिकल किट, मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग कतारें, पोलिंग मराकज़ के लिए लेआउट के साथ निशानजद मकामात, दिव्यांग अफराद के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलतें वगैरह इनमें शामिल हैं। शहरी अब आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सी विजिल ऐप के जरिए मिसाली ज़ाब्ता अखलाक और अखराजात से मुतालिक खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके तहत अब पैसे बांटने, शराब या मंशियात बांटने, असलहा और गोला बारूद की नुमाइश करने जैसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। शहरी ऑटो लोकेशन की सहूलत के साथ खिलाफ वर्जियों की लाइव तस्वीर या वीडियो बना सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। जुर्म की जगह को ट्रैक किया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हर शिकायत पर हो रही कार्रवाई की सूरत हाल 100 मिनट के अंदर अपडेट की जाएगी। इस ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जारी डिफेंस एक्सपो में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस डिफेंस एक्सपो में 200 से जायद मुआहदे हुए हैं, जो कि एक तारीखी बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 71 मफाहमत नामों पर भी दस्तखत हुए हैं और 13 मसनूआत लॉन्च की गई हैं। 6 और बड़े ऐलानात भी हुए हैं और तकनीक की मुंतकली से मुतालिक 18 मुआहदे हुए। आज इस समारोह में 71 MOUs और 13 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है और साथ ही साथ 6 मेजर अनाउंसमेंट्स और 18 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। अतः आज 100 से भी अधिक नए बंधन हुए हैं
और इस कार्यक्रम का एक नया जो नामनक्लेचर किया गया है, बंधन, ये बंधन जो होता है वह म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, परस्पर विश्वास का यह बंधन होता है। इस डेफ एक्सपो के दौरान टोटल एग्रीमेंट्स की संख्या 200 के पार चली गई है और मैं समझता हूं कि एक नया इतिहास रचा गया है। आज मैं आशा करता हूं कि पब्लिक, प्राइवेट या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस बंधन में बंध रहे हैं वे पूरी ईमानदारी से इसको निभाएंगे और इस बंधन को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। डिफेंस एक्सपो का आज तीसरा दिन है। क्या खास है इस डिफेंस एक्सपो में? इस बारे में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से बातचीत की हमारे नुमाइंदे ओपी दास ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है इस वक्त। मुख्यमंत्री जी, ये बताएं कि जो उम्मीदें थी डिफेंस एक्सपो से किस हद तक अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं? तो दिन गए जब भारत एक इम्पोर्टर था। अब भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दुनिया का एक एक्सपोर्टर भी बनेगा और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से डिफेंस एक्सपो 2020 इन संकल्पों को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की इस रक्षा उत्पादन की ताकत को देख करके हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, उनका अभिनंदन भी कर रहा है। तो जो उम्मीदें थी, आपको लगता है जो 23 MOUs हुए हैं, इसके और आगे बढ़ने की संभावना आप देखते हैं आगे? देखिए, ये एक शुरुआत है और जब संभावना है तो संभावना को शुरुआत के रूप में आगे बढ़ाना और फिर इस शुरुआत को वास्तविक धरातल पर उतारने के साथ ही हम प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ प्रत्येक भारतवासी जुड़े, यह महत्वपूर्ण होगा और ये चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। आखिरी में सर ये बताएं कि जिस तरह से निवेश आए हैं और जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जो एक इकोलॉजी डेवलप करने की बात होती है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ें शामिल है, उसको लेकर अब क्या संदेश देंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति है, इसलिए निवेश आ रहा है। सरकार की पूरी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है तो स्वाभाविक रूप से निवेश आ रहा है। हमने डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी पॉलिसी बनाई है, हमने अपने पास लैंड बैंक क्रिएट किया है और हमने भारत सरकार के साथ बेहतर समन्वय करके डिफेंस कॉरिडोर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को और संकल्पनाओं को, उन आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में भरपूर प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर कहते हुए कि तमाम ऐसी इकोलॉजी डेवलप की गई है जो निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये महज एक शुरुआत है जो 23 MOUs साइन हुए हैं। मैं कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ ओम प्रकाश दास, डिफ एक्सपो से। और अब बात करते हैं ऑटो एक्सपो की। ग्रेटर नोएडा में जारी ऑटो एक्सपो 2020 का आज तीसरा दिन था। हालांकि आम लोगों के लिए आज से ऑटो एक्सपो खुला है, ताहम आज के दिन की खास बात यह रही कि ये दिन कॉरपोरेट्स के लिए रखा गया था। एक्सपो में आज MG मोटर इंडिया ने SUV ग्लोस्टर और कसीर मकसदी मोटर गाड़ी MPV G10 की नुमाइश की। कंपनी ने कहा कि नए मॉडलों को इस साल बाद में भारतीय बाजारों में उतारा जाएगा। G10 को अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मगरबी एशियाई ममालिक, जनूबी अमेरिका ममालिक और आसियान ममालिक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इससे किया मोटर्स के MPV कार्निवाल को टक्कर मिलने का अंदाज़ा है। MG मोटर्स इस साल ऑटो एक्सपो में अब तक हैचबैक, सिडान और यूटिलिटी व्हीकल ज़ुमरों में 14 उम्दा किस्म के मॉडलों की नुमाइश कर चुकी है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ने BS6 मेयारात पर मबनी CNG से चलने वाली कसीर मकसदी मोटर गाड़ी आर्टिगा पेश की है। कंपनी ने कहा है कि आर्टिगा S CNG BS6 मेयारात को पूरा करती है और मुल्क में वाहिद MPV है जिसमें मारुति सुजुकी कारखाने से ही CNG लगी हुई है। आलमी खबरों की तरफ रुख करते हैं। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 638 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासर वुहान सूबे में 69 नई अमवात के सबब यह तादाद बढ़कर 638 तक पहुंची है। वुहान में इन्फेक्शन से निपटने के लिए स्टेडियम, ऑडिटोरियम और स्कूलों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अस्पतालों की तामीर की जा रही है। चीन ने अब 1500 बिस्तर वाला एक नया आर्जी अस्पताल तैयार किया है जो खास तौर से वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए बनाया गया है। इससे कबल वुहान में 1000 बिस्तर वाला अस्पताल शुरू किया गया है।
अमेरिका ने एक हमले में यमन में जिहादी तंजीम अल-कायदा के लीडर कासिम अल-रिमी को मार गिराया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि कासिम अल-रिमी 2015 से जजीरा नुमा अरब में जिहादी ग्रुप अल-कायदा की क़यादत कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि रिमी की क़यादत में यमन के शहरियों के खिलाफ बिला इश्ताल तशद्दुद और अमरीकी फ़ौज के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा अमरीकी सदर ने कहा कि रिमी की मौत से अल-कायदा की आलमी तहरीक कमज़ोर होगी। इसके अलावा ये अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा था। 92वें ऑस्कर अवार्ड का इनेकाद 9 फरवरी को किया जाएगा। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में कारकुनों के जरिए रेड कार्पेट बिछाया गया, जिस पर बॉलीवुड के स्टार उतरेंगे, हॉलीवुड के स्टार उतरेंगे। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा का सबसे बावकार अवार्ड है जो फिल्म सनत में डायरेक्टर, फनकार और अदीबों समेत पेशावर लोगों की खूबियों को पहचान दिलाने के मकसद से दिया जाता है। आखिर में अहम खबरें की सुर्खियां एक बार फिर से। बोडो माहदे के बाद वजीर आजम मोदी की असम के कोकराझार में तारीखी रैली। बोले असम मुखालिफ और मुल्क दुश्मन जहनियत को मुल्क नहीं करेगा बर्दाश्त। असम तनाज़ा हल न करवाने के लिए पीएम की अपोजिशन पर तनकीद। कहा सियासी पार्टियों ने बगावत, नाकाबंदी और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को किया नजरअंदाज। हुकूमत ने नए ढंग से मसले का हल निकाला। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सनअतकारों से की मुलाकात। कहा अगले बरस तक माली खसारे को 3.5% तक लाने के लिए अहद बस्ता है हुकूमत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा। मरकजी वजीर हर्षवर्धन से कांग्रेसी अरकान पार्लियामान ने की धक्का मुक्की। बीजेपी ने की मजम्मत, मुआफिका किया मुतालबा। निर्भया मामले में हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने मुजरिमों की अलग अलग फांसी की नहीं दी थी इजाजत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग कल। चुनाव कमीशन ने किए जबरदस्त इंतजाम। वोटरों की आसानी के लिए उठाए गए बहुत से इक़दाम। डिफेंस एक्सपो में 200 से ज़ायद मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश को बढ़ना चाहिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।